टेस्ट क्रॉस का बेसिक मकसद यही है बेटा कि आप किसी भी होमोजाइगस रिसेसिव से आप क्या करा दीजिए, उसको क्रॉस करा दीजिए किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो उसके आपको क्या मिल सकता है, जीनोटाइप। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन ये है, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कैन बी यूज टू टेस्ट, है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, कैन बी यूज टू टेस्ट जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट it can be used to test a genotype of a dominant phenotype। ठीक है, चाहे डोमिनेंट का जीनोटाइप पता करना हो, चाहे डोमिनेंट का फिनोटाइप पता करना हो। हेलो, वेलकम क्लास, माई सेल्फ डॉक्टर यशोदा भूषण। आज हम अपने यूनिट सेकंड के जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के चैप्टर नंबर 4 पे दोबारा से नया लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि आपको बताएगा कि किस तरीके के अलग अलग क्रॉसेस भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक जेनेटिक्स थी, जिसके बारे में जानना ज़रूरी था कि ये नई साइंस क्या है, इसके बारे में हमें क्या क्या ज़रूरी है जानने के लिए, है ना, क्या क्या हमें टर्म्स जो हैं पता होनी चाहिए ड्यूरिंग स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, तो वो सारी हमने डिस्कस कर ली है बेटा ऑलरेडी। मेंडल ने क्या क्या मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, कौन से प्लांट पे किए, ठीक है, किस तरीके की वेराइटीज़ उसको उस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए था, ये सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया। प्लस उसके आउटकम क्या क्या हो सकते थे, ये भी हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से क्रॉसेस थे वो पढ़ने हैं हमें, और प्लस उसके आगे क्या क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं इसके बारे में, और मतलब लाइक एप्लीकेशन क्या होता है जेनेटिक्स का, वो हमें समझना है अब अच्छे से। ठीक है, तो जो हमारा नया लेक्चर है, लेक्चर 3, इसमें हम यही स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो डिफरेंट क्या कहते हैं क्रॉसेस है, उनको समझना है हमें। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल टू एस्पायरिंग एसेस। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहें आप एस्पायरिंग एसेस से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले बैक क्रॉस। ठीक है, हमने एनिमलीज पढ़ ली कि क्या क्या एनिमलीज होती हैं जिसके वजह से मतलब लाइक जो लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी देखेंगे आगे हम कि उसके एनिमलीज भी हैं। तो हमने कुछ ऐसे देखा कि मतलब जो लॉ है वो यूनिवर्सली सब जीन्स में या सब ऑर्गेनिज्म में फॉलो नहीं हो रहा, सब कैरेक्टर्स के लिए फॉलो नहीं हो रहा, तो उसको स्टडी किया हमने अच्छे से। ठीक है, तो वो भी देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, ये एक और तरीके के क्रॉस है। ठीक है, मतलब आप जब क्या कहते हो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं उसको बार बार ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो एक पैटर्न निकल कर आया, एक तरीके का और पैटर्न। इसमें हमने क्या देखा कि जब हम F1 हाइब्रिड को बेटा, है ना, जो हमारा फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस से या डाइहाइब्रिड क्रॉस से जो भी F1 प्रोजेनी आती है, उनमें से कोई सा भी बच्चा को अगर लेकर आप किसी भी अपने क्या कहते हैं उस F1 प्रोजेनी के पेरेंट्स से क्या कराए, मीटिंग करा दे, ब्रीडिंग करा दे उनकी, तो आपको ये चीज क्या हो कहलाती है, बैक क्रॉस, है ना। बैक हो गया ना, बैक क्रॉस का मतलब पीछे, पीछे से कुछ क्रॉस, बैक मतलब पीछे हो गया, पीछे से क्रॉस। तो पीछे क्या है इस F1 प्रोजेनी के, पेरेंट 1 था, पेरेंट 2 था। ठीक है, और ये हमें पता है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमें उससे क्या मिला था बेटा, प्रोजेनी मिली थी, है ना, ऑफस्प्रिंग मिला था। जो भी ऑफस्प्रिंग मिला था उसे हम कह रहे थे F1 प्रोजेनी। तो इस F1 को अगर मैं P1 या फिर P2 से क्रॉस करा देती हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, बैक क्रॉस बोलेंगे, आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से। व्हेन F1 ऑफस्प्रिंग्स आर क्रॉस्ड विद द डोमिनेंट पेरेंट्स ऑल द, तो अब इसकी दो प्रोबेबिलिटी है। दो प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, कि अगर मान लेते हैं भाई टी प्लांट को लेते हैं, पी प्लांट को, तो पी प्लांट में एक आपका क्या था बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, एक पेरेंट ये था, मान लीजिए P1 के साथ हम बैक क्रॉस करा रहे हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, तो कैपिटल टी था, और दूसरा जो पेरेंट था बेटा वो हमारा था स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ये रिसेसिव होमोजाइगस था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, रिसेसिव होमोजाइगस था, एंड दिस वन वाज डोमिनेंट होमोजाइगस। ठीक है,
ठीक। तो अब इनको हमें क्या करना है, F1 प्रोजेनी लेनी है। F1 प्रोजेनी की जो हमारे पास जीनोटाइप था वो केवल एक ही टाइप का आया था बेटा, टीटी, है ना, हेट्रोजाइगस। कैसा था ये, हेट्रोजाइगस था। ठीक है, एक ही तरीके के बच्चे आए थे सारे। ठीक है, कितने भी टाइम आप उसका क्रॉस करा दें आपको यही आउटकम मिलने वाला है F1 प्रोजेनी में। ठीक है, अब हम क्या करा रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, मीटिंग करा रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्रॉस साइन से मैं यूज कर रही हूँ, क्रॉसिंग हो गई है। तो अब देखते हैं कि इस क्रॉसिंग के वजह से क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रॉसिंग के बेसिस पे बेटा, ठीक है, इस क्रॉसिंग के बेसिस पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से तो एक ही गैमेट आने वाला है। ठीक है, एक ही टाइप का गैमेट जो कि होगा कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ से आपको दो गैमेट मिल जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो क्या होगा, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, वन से करा तो ठीक है, देन दूसरा हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। देन अगेन फिर आपका दूसरा टी है तो यही आउटकम होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, तो अगर डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ अगर मैंने F1 प्रोजेनी को क्या करा, क्रॉस कराया, तो मेरे पास जो क्या कहते हैं आपका फिनोटाइप का रेशो निकलता है, वो ये निकलता है कि कितने टॉल और कितने मेरे पास क्या हुए, टॉल और डॉर्फ। फिनोटाइप रेशो का क्या मतलब, और टॉल और जो कैरेक्टर है वो कितने तरीके के आए, टॉल और डॉर्फ ही आए मेरे पास। ठीक है, तो कितने टॉल थे, 1 2 3 4, सारे ही क्या आए बेटा, टॉल आए, सारे ही क्या आए, टॉल आए। ठीक है, तो चारों के चारों टॉल है। ठीक है, ड्वार्फ कितने हैं, 0 है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे रेशो को, ऑल आर टॉल। ठीक है, ऑल आर टॉल। ठीक, नेक्स्ट जीनोटाइप अगर कोई पूछे मुझसे इसका, तो जीनोटाइप भी दो ही तरीके का है बेटा, कौन सा, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, कितना आया, दो इसके दो इसके। ठीक है, रेशो लिया 1:1 आया। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस जब क्या कहते हैं हमने किससे कराया बेटा, आपका सॉरी बैक क्रॉस जब हमने क्या कहते हैं किसी एक पेरेंट से कराया, कौन सा पेरेंट, डोमिनेंट होमोजाइगस से कराया, तो आपका फिनोटाइप निकलता है कि सभी बच्चे कैसे होंगे, लंबे होंगे, टॉल कैरेक्टर के साथ आएंगे, उनका फिनोटाइप टॉल होगा। ठीक है, और जीनोटाइप रेशो देखा तो जीनोटाइप रेशो हमें 1:1 का दिखाई दिया। ठीक है, अब वही देखते हैं कि अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस कराया जाता तो क्या क्या आउटकम थे। तो होमोजाइगस जब रिसेसिव से कराएंगे तो इसके पास भी एक ही ऑप्शन है गैमेट फॉर्म करने का, दैट इज स्मॉल टी। तो दोनों जो गैमेट आएंगे स्मॉल टी कैरेक्टर वाले आएंगे, जबकि वहाँ पे अगेन कैपिटल टी और स्मॉल टी आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर वही चार बच्चे होंगे, चार आउटकम है तो चार ही हमें शो करने हैं। ठीक है, हो कितने भी बार सकता है, कितनी भी एक बार में एक बहुत सारी सीट बन सकती है, बट हमें पॉसिबिलिटीज जो है हमारी बेसिकली चार ही हैं, चाहे कितनी भी आई वो सारी यही पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो एक बार इससे करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, देन इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा वाला भी यही है बेटा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन अगेन कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका फिनोटाइप देख लेते हैं हम। इसका फिनोटाइप जो है वो अगेन इस क्या कहते हैं टॉल और डॉर्फ के बीच में देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको कितने टॉल दिख रहे हैं बेटा, एक और दो, दो टॉल दिख रहे हैं, और कितने स्मॉल दिख रहे हैं, दो स्मॉल दिख रहे हैं। तो इसका जो रेशो आएगा फिनोटाइप का वो कितना हो जाएगा, 1:1 का। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशो इस क्या कहते हैं इस क्रॉस में हमें कितना मिला, 1:1 का। जीनोटाइप भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जीनोटाइप तो आप खुद ही देख के समझ जाओगे कि कितना आएगा, 1:1 का ही आएगा। ठीक है, इसमें हमें कोई क्या कहते हैं डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं मिला, बस क्या था, जीनोटाइप हमें टीटी और स्मॉल टी वाले मिले। तो कितने मिले, दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी वाले मिले, रेशो निकाला इसका। ठीक है, रेशो निकाला तो क्या आ जाएगा, 1:1 का। यानी कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से आपके F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराया जाता है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो क्या है बेटा, इक्वल है। इस कंडीशन में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो आर इक्वल। ठीक है
ठीक है, दे आर सेम 1:1, बट इफ यू क्रॉस द F1 progeny with the dominant homozygous, you get फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो डिफरेंट, जिसमें फिनोटाइप का क्या था कि फिनोटाइप जो है आपका कितना आ रहा है, फिनोटाइप में सभी बच्चे कैसे आ रहे हैं, लंबे। ऑफ कोर्स डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा तो सब बच्चे के पास वो डोमिनेंट कैरेक्टर की एक एक एलील जानी है और वो एलील क्या है, सेम ही है, तो सारे बच्चे लंबे आने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं जीनोटाइप देखा वो कैसा था, 1:1 का। ठीक है, तो दोनों में अगर इधर और इधर देखिए बैक क्रॉस में कि ईदर ऑफ द पेरेंट जीनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है, तो स्टेटमेंट आ सकती है कि ईदर ऑफ द पेरेंट्स आप क्रॉस कराते हैं तो व्हाट यू विल गेट इन क्या कहते हैं जीनोटाइप रेशियो, तो तुम बोलोगे कि वी विल गेट रेशियो ऑफ 1:1, है ना, एंड बोथ आर सेम। ठीक, ये हो गया बेटा किसकी बात, ये हो गई आपकी क्या कहते हैं बैक क्रॉस की बात। ठीक है, F2 ऑफस्प्रिंग डेवलप कैरेक्टर्स, तो जो भी क्या आए थे F2 ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे ये, व्हेन F1 ऑफस्प्रिंग आर क्रॉस्ड विद द डोमिनेंट पेरेंट ऑल द F2। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो कि अब ये जो प्रोजेनीज आ रही हैं, ठीक है, ये जो हमने बच्चे मार्क करे, ये वाला ये वाला ये वाला, दीज आर व्हाट, ये भी F2 प्रोजेनी ही कहलाएंगे। दूसरा क्रॉस हो गया है ना, ये चाहे किसी से भी हो, क्रॉस अगर दूसरा हो गया तो दैट इज F2। ठीक है, तो F2 जनरेशन की बात हो रही है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमें देखना है कि ऑन द अदर हैंड व्हेन F1 हाइब्रिड्स आर क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इंडिविजुअल्स विद बोथ द फिनोटाइप्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि अब आप करके अब आपको याद रखना है, आपने मेरे साथ सॉल्व करना है तो आपने खुद से समझ में आ जाना है कि क्या होगा कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो कौन से वाले जो कि F1 और आपके रिसेसिव पेरेंट के क्रॉस कराने के बाद आए, वो उनका फिनोटाइप कैसा है, इक्वल है, अपीयर इन इक्वल प्रोपोर्शन, है ना, 1:1, क्या था 1:1 आया था फिनोटाइप इसमें, जबकि F1 के फिनोटाइप में क्या देखने को मिला था हमें, जब हमने डोमिनेंट पेरेंट से कराया था बेटा, तो डोमिनेंट पेरेंट से तो हमारे पास क्या आया था, ओनली वन फिनोटाइप था, वो भी डोमिनेंट वाला। ठीक है, अगर आपका जो कैरेक्टर आपने लिया है वो कैसा है, डोमिनेंट और रिसेसिव शो करता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला नहीं लेना, को डोमिनेंस वाला नहीं लेना। अगर आप प्योरली डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो आपको इस तरीके का बैक क्रॉस दिखाई देता है। तो क्वेश्चन क्या आता है बैक क्रॉस पे कि बैक क्रॉस सबसे पहले होता किसके बीच में है, तो आपने ये कहना कि बैक क्रॉस होता है जी F1 एंड ईदर ऑफ द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट। ठीक है, कोई से भी पेरेंट के साथ अगर F1 का क्रॉस करा दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, फिर उसके आउटकम्स क्या क्या है वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वाइल टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, जब दोनों ही क्रॉसेस आर नोन एज बैक क्रॉस, व्हेन बोथ the crosses are known as back cross, the second one is specified as test cross। देखो बैक क्रॉस में हमने क्या कहा, हमने बैक क्रॉस में कहा कि आप किसी भी पेरेंट से उसका क्या करा दीजिए, क्रॉस करा दिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम बैक क्रॉस बोल रहे हैं। ठीक है, जब लेकिन रिसेसिव होमोजाइगस से F1 को क्रॉस कराया जाए तो ये जो होता है क्रॉस, ये वाला यानी ये वाला जो क्रॉस है बेटा, ये वाला क्रॉस और क्या कहलाता है, स्पेसिफिकली ये क्रॉस आपका क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस में ये हो गया कि आपने कोई भी ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है, कोई भी ऑफस्प्रिंग F2 का ले लो, F1 का ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक है, उस ऑफस्प्रिंग को आपने रिसेसिव होमोजाइगस से पेरेंट से या फिर रिसेसिव होमोजाइगस चूज कर लिया, उससे आपने उसे क्रॉस करा दिया, तो दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। अब देखो तुम्हें टेस्ट वर्ड से समझ में आ रहा होगा, टेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज को पता करना, है ना, कह रहे हैं ना कि ब्लड टेस्ट करा लो, क्या कहते हैं और भी मतलब शुगर टेस्ट करा लो, ये चीज़, तो ये टेस्ट क्यों होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो भी हम अगर हम ये जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो क्या जीनोटाइप है, वो चीज़ पता करने के लिए हम ये टेस्ट क्रॉस कराते हैं ना। टेस्ट किस लिए कराते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम चीज़ के बारे में जानकारी चाह रहे हैं वो वैसी है भी कि नहीं है।
ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस का बेसिक मकसद यही है बेटा कि आप किसी भी होमोजाइगस रिसेसिव से आप क्या करा दीजिए, उसको क्रॉस करा दीजिए किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो उसके आपको क्या मिल सकता है, जीनोटाइप। ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन ये है, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कैन बी यूज टू टेस्ट, है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, कैन बी यूज टू टेस्ट जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट it can be used to test a genotype of a dominant phenotype। ठीक है। चाहे डोमिनेंट का जीनोटाइप पता करना हो, चाहे डोमिनेंट का फिनोटाइप पता करना हो, तो ये चीज आप करा सकते हैं। इफ डोमिनेंट इंडिविजुअल इज प्योर, अगर डोमिनेंट ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, होमोजाइगस रहेगा तो वो तो सेम ही दिखेगा ना, होमोजाइगस में तो कोई दिक्कत नहीं आनी। दिक्कत कहाँ आनी है, जब हमारे पास डोमिनेंट वाली फिनोटाइप हो। ठीक है। तो डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, होमो और हेट्रोजाइगस, है ना। होमो और हेट्रोजाइगस की पॉसिबिलिटी है। तो हमें तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस में भी और स्पेसिफाई करें तो क्या देखना है कि डोमिनेंट जो फिनोटाइप है वो वेदर होमोजाइगस जीनोटाइप वाला है या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाला है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। इट विल प्रोड्यूस ओनली वन डोमिनेंट ट्रेट इन प्रोजेनी। ठीक है। अब आके देखते हैं कि मतलब क्या होता है इस टेस्ट क्रॉस में। तो टेस्ट क्रॉस में तुमने यहाँ पे देखा, देखो अगर हेट्रोजाइगस है, ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस है तो तुमने देखा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो बराबर आया, पहली बात। दूसरा तुमने ये देखा कि जो फिनोटाइप था, जितने इक्वली टॉल आए उतने ही इक्वली ड्वार्फ आए, और जीनोटाइप में भी इक्वल नंबर ऑफ गैमेट्स का प्रोपोर्शन था। ठीक है। ये चीज आपने देख ली। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो डोमिनेंट होता वो कैपिटल टी वाला होता, तब क्या होता, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। यानी कि ये वाला, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला जो आपके पास होमोजाइगस आता, हमें नहीं पता कि जो डोमिनेंट, मान लीजिए कि ये हमारे को पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डोमिनेंट क्या कहते हैं, कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल को उसके होमोजाइगस ड्वार्फ, ऑफकोर्स जो क्या कहते हैं ड्वार्फ होगा या फिर रिसेसिव कैरेक्टर शो करने वाला होगा वो होमोजाइगस होगा, उससे क्रॉस कराएंगे। जब उससे क्रॉस कराए तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी, उससे प्रोबेबिलिटी बनी कि सारे क्या आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल आ रहे हैं। सारे क्या आ रहे हैं बेटा, हेट्रोजाइगस टॉल आ रहे हैं। जबकि हमने जब क्या करा था, यहीं पे देख लो, जब हमने क्या कहते हैं टीटी वाले से करा था क्रॉस इसको, है ना, इसको जब टीटी वाले से करा था तो हमारे पास आया था 1:1 का रेशो। ठीक है। फिनोटाइप में कि हाफ आर टॉल एंड हाफ आर डॉर्फ, 50-50% हो गए थे। ठीक है। यही चीज देखी। जबकि इसमें क्या देखा, जब हमने स्मॉल कैपिटल टी से कराए तो F1 प्रोजेनी जो आई वो क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये आपको बता सकता है कि कोई इंडिविजुअल जो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ आ रहा है उसके पास वेदर होमोजाइगस ट्रेट फॉलो कर रहे हैं या हेट्रोजाइगस ट्रेट फॉलो कर रहे हैं, ये चीज देखने के लिए। ठीक है। फिर इसका फर्दर इन्होंने और मतलब जैसे कि अब देखो यही पॉइंट पे इन्होंने ये जो चीज़ है ये क्या दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कि आपने F1 प्रोजेनिली और रिसेसिव क्या कहते हैं पेरेंट से उसको अगेन मीट कराए। ये आपका क्या दिखा रहा है, ये टेस्ट क्रॉस भी दिखा रहा है। और टेस्ट क्रॉस अगर पूछ ले कि किस चीज़ का टाइप है, तो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस ओनली। ठीक है। टॉल टेल क्यों लिखा हुआ, टॉल है। ठीक है। और इसमें भी क्या दिखेगा, ठीक है, सेम जो भी क्रॉस होगा वो सब में यही आएगा। ठीक है। 50-50%। ठीक। तो ये है आपके पास, है ना, कि मान लो अगर कोई इंडिविजुअल आता है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल प्लांट है जिसके पास एक वॉयलेट कलर का फ्लावर है बेटा। ठीक है। एक वॉयलेट कलर का फ्लावर है, येलो से दिखा रही हूँ बट कोई नहीं, तुम समझ जाना। ठीक है। वॉयलेट फ्लावर है, तो मुझे इस वॉयलेट फ्लावर का मुझे क्या पता इसके पास डोमिनेंट जीन है
होमोजाइगस वाला या फिर हेट्रोजाइगस वाला। तो ये अभी हमें नहीं पता है कि कौन से कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इस चीज को पता करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस प्लांट को क्रॉस करा दूंगी उसके होमोजाइगस वाइट फ्लावर से। ठीक है, ठीक है, किससे कराऊंगी, वाइट फ्लावर से। तो जब मैं ये क्रॉस वाइट उसके एक अब ये वाइट फ्लावर है तो मुझे पता है कि इसके पास जो क्या कहते हैं जीनोटाइप होगा वो WW वाला होगा और ये वाला ये। ठीक है, तो अब इसकी दो प्रोबेबिलिटी आती है। अगर फिनोटाइप फिनोटाइप 1:1 का रेशो शो कर रहा है तो ये ऑफकोर्स क्या होगा, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस ऑफकोर्स आंखों से ही देख के उसका जीन तो नहीं निकाल सकते, तो तुम्हें फिनोटाइप रेशो से ही कंसिडर करना पड़ेगा। यही है तुम्हारा टेस्ट। ठीक है, हेट्रोजाइगस क्या होगा बेटा, डोमिनेंट होगा ये। ठीक है, अगर मेरे पास दूसरा आउटकम आता है कि ये ऑल आर वॉयलेट फ्लावर यानी कि डोमिनेंट करेक्टर को शो कर रहे हैं, तो ये मेरे पास जो पौधा होगा या हाँ ये जो वो क्या कहते हैं फ्लावर होगा वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे यूज करना है इसको हमें टेस्ट क्रॉस को। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि हमने एक क्रॉस कराया। ठीक है, और क्रॉस करने के बाद क्या हमें नहीं पता हमने जो क्या कहते हैं प्लांट लिया वो वेदर इट इज शोइंग हेट्रोजाइगस ट्रेट और होमोजाइगस ट्रेट फॉर अ डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसका टेस्ट क्रॉस कराया। ये स्टेटमेंट आएगी कि टेस्ट क्रॉस कराया, और टेस्ट क्रॉस कराने के बाद हमें जो आउटकम मिला दैट इज वी गॉट ऑल द फ्लावर्स वर वॉयलेट। ठीक है, सभी फ्लावर्स वॉयलेट है। देन फाइंड आउट द या देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद तुमको क्या दे देगा, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें एलील फॉर्म दे देगा। ठीक है, तो ये दे दिया जाएगा तो तुमसे पूछेगा क्या क्या है, तो तुम्हें पता है कि अगर सारे वॉयलेट फ्लावर आएंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये डोमिनेंट एलील वाला होना चाहिए। और अगर उसने सारे फ्लावर ने उसने ऐसे बोल दिया कि हाफ ऑफ द फ्लावर्स वर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स वर वाइट, तो तुम्हें पता है कि 1:1 का रेशियो यानी 50-50%। या फिर क्या बोल सकते हैं, देखो 1:1 के रेशियो को बोलने के लिए दो तरीके हैं, 50%, 50-50 है ना, या फिर क्या बोल सकता है, हाफ हाफ, है ना। तो टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, ये टर्मिनोलॉजीज है, इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करके आपका क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस पे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया टेस्ट कॉस्ट, वाई इट इज कॉल्ड टेस्ट कॉस्ट। सो क्योंकि इससे हमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है उसका जीनोटाइप देखने को या फिर जीनोटाइप मतलब श्योरिटी से पता चल जाता है। अब सोचो मेंडल ने इसे यूज क्यों किया होगा, मेंडल को यूज करना पड़ा होगा ना, कि मेंडल को तो प्योर ब्रीड डोमिनेंट चाहिए थे। तो प्योर ब्रीड डोमिनेंट बनाने के लिए मेंडल ने बहुत बार टेस्ट क्रॉस किया, तब जाके उनको एक परफेक्ट क्या कहते हैं प्योर ब्रीड प्लांट जाके मिला होगा, है ना। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस वाला था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो मेंडल ने केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं किए, डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किए, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी करते रहे, ताकि उनको अगर पूछा जाएगा टेस्ट क्रॉस का क्यों किया होगा उन्होंने, तो टेस्ट क्रॉस करा था उन्होंने ताकि उन्हें प्योर ब्रीड डोमिनेंट मिल सके। क्योंकि रिसेसिव के कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना इजी था, रिसेसिव का ये चीज़ पता लगाना कि वो होमोजाइगस ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, ये चीज़ इजी था, तो उसमें कोई इशू नहीं है। पर डोमिनेंट के लिए आपके पास इशू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, अभी तक जो भी आपने देखा वो हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। ठीक है, कि कैसे इनहेरिट हो रही चीज़ें, क्या क्या वेरिएशंस, अभी वेरिएशन पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी इनहेरिटेंस की ही बात कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस में अब हम क्या देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी होती है और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, नया शब्द ये क्या है, अ सिंगल डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंसेस अ कंप्लीट ट्रेट। कोई भी करेक्टर है ना,
जैसे अभी हम टॉल जीन के मतलब हाइट के टी, अगर कैपिटल टी वाले जीन की बात करें तो हम कह रहे हैं कि एक जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को पूरे उस ट्रेट को कवर करता है और करेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म्स आर नॉट प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है कि जो वही हम कहते थे ना कि मिक्सिंग नहीं होती किसी चीज़ की, इसमें कोई आपका क्या नहीं होगा, बीच का मीडियम जैसा है ना, सो वाली चीज़ें नहीं होंगी। ऑल्सो टर्म्ड एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, इस तरीके के इनहेरिटेंस को, यानी कि कोई भी करेक्टर अपने दो फॉर्म ऑफ एलील से जाना जाता है। एक में क्या होता है, एक में ये होता है कि ये जो ट्रेट है, कोई भी ट्रेट, अब इसको इस तरीके से समझो, कोई भी ट्रेट एक्स है, यानी कोई भी कैरेक्टर आप ले रहे हो आप, ठीक है, ट्रेट एक्स। अब इसके पास क्या है, एक ही जीन है एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट जीन, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसके लिए जीन तो है बट इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग, नॉट एक्सप्रेसिंग, ठीक है। जो हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ऐसा क्यों हो पा रहा है, वही चीज़ क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाती है। कि कोई भी जीन का, कोई भी ट्रेट के जो जीन्स हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक क्या कह रहा है, डोमिनेंट, जो कि हमेशा क्या करेगा, अपने उस कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, उस ट्रेट को के लिए प्रोटीन बनाता रहेगा। बट अदर ऑन द अदर हैंड जो दूसरा उसका क्या कहते हैं एलील है, वो क्या नहीं करता है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है। दैट्स वाई यू गेट नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड व्हाट एल्स, की जो भी मतलब ये करेक्टर है, अब मैं इस करेक्टर के लिए क्या बोलूंगी कि ये एक ही जीन से एक्सप्रेस हो पा रहा है, यानी हाइट जो है वो केवल टी जीन से अगर एक्सप्रेस हो पा रही थी बेटा, तो मैं इस तरीके के ट्रेट या इस तरीके के करेक्टर को मैं बोलूंगी कि ये मोनोजेनिक इनहेरिटेड है, यानी ये एक ही जीन से एक्सप्रेस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी इस करेक्टर की, तो दिस करेक्टर इज this character is only functionable due to one allele form, अपने एक ही एलील फॉर्म के वजह से फंक्शनेबल है या फिर एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिबल भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। वन एलील फॉर्म की वजह से ही एक्सप्रेसिबल है ये कैरेक्टर, इसलिए हमने इसे क्या बोला बेटा, इसलिए हमने इसे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस बोला। तो अगर मैं प्लांट के पी प्लांट के इन सभी कैरेक्टर्स की बात करूं, इन सभी की, कहाँ गया, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रेड्स हमने लिए थे प्लांट के, चाहे हाइट की ली थी टी, ठीक है, फ्लावर के पोजीशन की लिया था, पोर्ट कलर की लिया था, पोर्ट शेप की बात की थी, फ्लावर कलर की बात की थी, सीड शेप, है ना, ये पूरे सातों के सात करेक्टर्स है ना, ऑल सेवन कैरेक्टर्स, ऑल सेवन कैरेक्टर्स वर मोनोजेनिक, मोनोजेनिक इनहेरिटेड, मतलब कि उनके लिए केवल एक एलील, ये जो डोमिनेंट एलील थी ना, दिस वन वाज ओनली एक्सप्रेसिंग इट्स प्रोटीन, वही प्रोटीन बना पा रही थी बेटा। यही सारी एलील्स क्या कर रही थी, ये सारी एलील्स ही प्रोटीन बना पा रही थी, ठीक है, ठीक। बट ये क्या कर रही थी, ये नॉन फंक्शनल थी। ये कैसी जीन थी, ये जो जीन थी ये नॉन फंक्शनल थी। अभी आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे डीएनए में काफ़ी ऐसा पार्ट होता है, कैसे काफ़ी ऐसे हिस्से होते हैं डीएनए के जो प्रोटीन नहीं बना पाते। तो ये वही हिस्से हैं जो प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, बट लुक अलाइक इन्हीं के जीन के तरह, है ना। जो ये टॉल के लिए टी, कैपिटल टी वाला जो जीन होगा उसके जैसा ही ये वाला जीन भी होगा, बट दिस इज नॉट एक्सप्रेसिबल, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, क्वालिटिव, क्वालिटी है ना, कि यानी वो जीन की क्वालिटी होगी कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। क्वालिटी से क्या समझते हो, क्वालिटी, हाँ, कभी भी क्वालिटी की बात आती है तो तुम यही चीज बोलोगे ना, हाँ, कि बात अच्छी क्वालिटी का होगी, यानी अच्छी क्वालिटी का क्या मतलब कि वो वर्क कर पाए, वो फंक्शन कर पाए। तो ये कैसा हो गया, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। और वही यानी कि ये क्या होगा, डोमिनेंस की बात कर रहा है आपके, हम इसमें कह सकते हैं डोमिनेंट
डोमिनेंस एंड रिसेसिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है इसने, है ना, कि हमारे पास इस तरीके की एलील्स होती है जो एक एक्सप्रेस करती, एक को नहीं एक्सप्रेस करती, इसलिए उसको डोमिनेंट बोलते हैं। और इसी तरीके के कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। देन दूसरा है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या कहता है कि फुल ट्रेट इज शोन व्हेन ऑल डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसी भी जीन का या किसी भी कैरेक्टर का, सॉरी जीन का नहीं, कोई कहते हैं ना कि कोई कैरेक्टर है वो बहुत सारे जीन से अगर गवर्न हो रहा है या उसके बहुत सारे एलील फॉर्म्स हैं, तो उन एलील फॉर्म्स के जो डोमिनेंट एलील्स होंगी वो जब अपने आप निकल कर आते हैं तो ही कोई कैरेक्टर अपने आप को पूरी तरीके से शो कर पाता है। ठीक है, ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस अ पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ द ट्रेट। हर एलील जो है वो कुछ ना कुछ उस डोमिनेंट कैरेक्टर का क्या कर रही है, पार्ट को, मतलब लाइक जैसे अगर मैंने तुमसे कहा था कि ह्यूमन का जो स्किन कलर है, ठीक है, इसको मान लेते ह्यूमन का ये फेस है, ये स्किन कलर है, ठीक है, तो ये स्किन कलर कितने एलील से गवर्न होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंट एलील्स हैं इनके वजह से क्या होगा, कुछ पार्ट ए का होगा, कुछ पार्ट ए का हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट बी का हो गया, कुछ पार्ट सी का हो गया, कुछ डी ने प्रोटीन सिक्रीट करी, तब जाके ये पूरा कलर आएगा ना, उसके बॉडी का कलर जो होगा वो केवल इसी बेसिस पे होगा कि कितना ए सिक्रीट कर पा रहा है, कितना बी, कितना सी और कितना डी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस अ पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ द ट्रेट। एक ही ट्रेट है, कैरेक्टर क्या एक ही कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है, स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर की बात करें, इंटरमीडिएट फॉर्म्स आर प्रोड्यूस, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स के अब इसके बाद जो होमोलोगस एलील है, ठीक है, होमोलोगस एलील जो आने वाली वो कौन सी है, उसके बेसिस पे आपका, उसके बेसिस पे इसका स्किन टोन डिसाइड होगा। ठीक है, अब ये है तो कुछ कलर आ सकता है, दूसरा है तो दूसरा आ सकता है, तो मल्टीपल फॉर्म्स भी देखने को मिल सकती हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली जो अगर डोमिनेंट वाले होंगे तो डोमिनेंट एक्सट्रीम डोमिनेंट कैरेक्टर जो शो करते हैं, यानी कि क्या होगा, सारे ही एलील्स जो है अपनी डोमिनेंट फॉर्म में हैं, तो वो क्या होगा बेटा, उसका कलर, अगर मैं स्किन कलर की बात करूं तो उस पर्सन का कलर आपका डार्क होगा, डार्क पिगमेंटेड होगा, वो बहुत ज़्यादा मेलेनिन सेक्रेट होगा उसके बॉडी में। ठीक है, और वहीं अगर ये सबसे क्या हो जाता है आपका, सबसे कम मतलब रिसेसिव वाले अगर कैरेक्टर की बात करें, तो जो रिसेसिव कैरेक्टर वाला होगा उसके लिए जो स्किन टोन होगा ये, यानी कि इसके पास जो फिनोटाइप, सॉरी, जो जीनोटाइप होगा, जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, ए ए बी बी सी सी डी डी। ठीक है, सारे रिसेसिव। और जो ये वाला पर्सन है जो सबसे डार्केस्ट स्किन टोन वाला होगा, डार्केस्ट तो यही दिख रहा है ना, हाँ, जो ये डार्केस्ट स्किन टोन वाला होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल डी। ठीक है, इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाया हुआ है, यानी कि ये जीन्स क्या कर रहे हैं, ये बॉडी में मेलेनिन सेक्रेट कितने होने हैं या कितनी क्वांटिटी में होने हैं, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन की क्वांटिटी को गवर्न कर रहे हैं। कोई भी स्किन कलर है वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस बॉडी में कितने क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट्स बन रही हैं या सॉरी मेलेनिन सेक्रेट करने वाली सेल्स बन रही हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव, ये कैसा करेक्टर हो गया बेटा, क्वांटिटेटिव करेक्टर हो गया। तो क्वांटिटेटिव करेक्टर हमेशा मल्टीपल एलील्स के लिए होगा, मल्टीपल एलील्स, ऐसा करेक्टर जो मल्टीपल एलील्स के द्वारा क्या हो, संचालित हो, फंक्शन करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, और ये मल्टीपल एलील्स की वजह से आपको कोडोमिनेंस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोडोमिनेंस भी देखने को मिल सकती है, प्लस इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टर्म्स, है ना, जिस को हम यूज करके अपनी जो अभी तक हमने पढ़ाई करी है ना
उसको समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल्सो टर्म्ड एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, मल्टीपल एलील्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, कि एक ट्रेट मल्टीपल एलील्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर पा रहा है, उनके प्रेजेंस के वर्क कर पा रहा है, और वो जीन्स कितना ज़्यादा प्रोटीन सेक्रेट करते हैं वो उनके इस करेक्टर पे डिपेंड करता है कि वेदर दे आर डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना। तो इस वजह से हमें क्या मिलता है कि हमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी मिलती रहती है ना, और हमें पता चलता है, और मतलब जिस व्यक्ति के पास ये सारे क्या हो डोमिनेंट एलील्स पहुंच जाए स्किन टोन के लिए, तो उसके पास सबसे ज़्यादा मेलेनिन सेक्रेट हो रहा होगा। अब जैसे हम तुम बहुत सारे ऐसे जो होते हैं इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो उनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या हो सकता है कि कभी मतलब कि 2 रिसेसिव हो सकते हैं, 3 रिसेसिव कर जीन्स हो सकते हैं, बहुत सारी मतलब कितनी रिसेसिव एलील्स है वो चीज़ उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे में मेलेनिन कम है, पर कितना कम है सबका अलग अलग है वो रेशो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, यानी ये क्वांटिटी डिसाइड कर रहा है प्रोटीन सिक्रेशन के, दैट्स वाई ये क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहलाता है, ठीक है। ऐसे जीन्स को, ऐसे ट्रेट को आप क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बेटा वेरिएशन की। हमने सारी बात कर ली, जितना भी क्या कहते हैं आपका इनहेरिट हो रहा था, पेरेंट से कैसे बच्चे में जा रहा था, किस तरीके से जा सकता था, ट्रेट क्या क्या चीज़ों को फॉलो करते हैं, डोमिनेंसी को फॉलो करते हैं, रिसेसिवनेस को फॉलो करते हैं, को डोमिनेंस दिखाते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं, ठीक है। प्लस हमने देखा कि अभी ये जो हमने कुछ ऐसे ट्रेड्स भी होते हैं जो पॉलीजेनिक क्या कहते हैं अपना ट्रेड भी फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है हमने, ठीक है। अब आते हैं हम वेरिएशन पे, कि अब बच्चा कैसे अपने पेरेंट्स से अलग होगा। जेनेटिक्स तो ये भी स्टडी है ना, केवल ये स्टडी नहीं है कि मतलब बच्चे ने क्या क्या पेरेंट्स से ट्रेड को गेन किया, ये भी है कि क्या नहीं गेन किया या क्या अलग गेन कर लिया। तो दैट इज नोन एज वेरिएशन। वेरिएशन आर द डिफरेंसेस फाउंड इन मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफरेंस आया, मॉर्फोलॉजी मतलब कि आपका आई कलर क्या आपके पेरेंट के आई कलर से है, क्या आपका स्किन टोन मदर फादर के स्किन टोन के जैसा सिमिलर है, ठीक है। हेयर टेक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल बॉडी मेकअप हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली अलग है, फिजियोलॉजिकल है ना, हो सकता है आपको क्या मम्मी पापा अच्छे से क्या कहते हैं मतलब नॉर्मली डाइजेशन उनका प्रॉपर है, बट आपको एग एलर्जी है, ठीक है, या फिर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो साइटोलॉजिकल चेंजेस आ ही रहे होंगे। फिर उसके बाद बिहेवियरल ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, वो क्या नहीं होते अपने पेरेंट्स के जैसे, सेम नहीं होते, ठीक है। एंड बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज रेस एंड फैमिली, एक ही फैमिली में रहने के बावजूद भी क्या हुआ, उसमें कई वेरिएशन देखने को मिली। तो ये वेरिएशंस जो होती हैं क्या जरूरी है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हेरिडिटरी वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी जनरेशन है, ठीक है, मान लीजिए दादा दादी से फादर आए, फादर से पर दूसरी फैमिली से मदर आ रही हैं, फैमिली 1 एंड फैमिली 2, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं फैमिली 1 फैमिली 2, ये F2 F1 जनरेशन नहीं है भाई, फैमिली 1 फैमिली 2। अब ये दो अलग अलग फैमिली है ना, इन दो अलग अलग फैमिली के वजह से क्या होगा, बच्चे में कुछ तो वो फादर से ट्रेट्स इनहेरिट करेगा, कुछ मदर से ट्रेट करेगा, प्लस इनहेरिटेंस के साथ साथ उसमें क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। क्यों आएगी वेरिएशन जी, वेरिएशन इस वजह से आएगी कि क्या कहते हैं, जब मदर और फादर के ट्रेट आ रहे हैं तो साथ में जब डीएनए नया बन रहा है, तो वो जो नया डीएनए बन रहा है वो क्या होगा, जब कंबाइन करेगा तो बहुत सारे नए बेसिस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, और इस वजह से इनहेरिटेंस आता है। और अगर आपको मियोसिस वाला चैप्टर अभी भी रिकॉल कर पाओ, तो आपने प्रोफेज वन के जो सब फेजेस हैं
उसमें एक फेज पड़ी थी जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है। वेरिएशन केवल मदर फादर दो अलग फैमिली की वजह से भी नहीं आता, ठीक है। नहीं नहीं, अरे रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन जो एक फेज था जिसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे कौन सी फेज है, विच फेज ऑफ प्रोफेज वन जिसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ये चीज आप मुझे बताओ, ठीक है। कमेंट करो इस पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके वजह से यानी कि जो गैमेट फॉर्म हुआ वो ऑलरेडी पहले से ही वेरिएबल था, ठीक है। एग्जैक्ट मदर के कॉपी डीएनए नहीं थे, वो कुछ अलग थे। ऐसे ही फादर के जब गैमेट्स बने होंगे तो उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो यानी मदर का जो गैमेट बनना चाहिए था, हमने कहा हैप्लॉइड जो गैमेट मदर से आ रहा है और हैप्लॉइड गैमेट जो फादर से आ रहा है, दैट हैड डिफरेंट डीएनए या जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मदर एंड फादर टू, है ना। वेरिएशन तभी आ गया बेटा, ठीक है। ये जो डीएनए है दैट इज डिफरेंट, ये अगर मदर का डीएनए है तो इसमें कुछ नई चेंजेस के साथ अब ये डीएनए आ रहा है। ऐसे ही अगर ये फादर का डीएनए है तो इसमें जो है इस फादर के डीएनए में भी बहुत सारे अलग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख देती हूँ कि मियोसिस वन, प्रोफेज वन, और उसकी सब फेज आप बताओगे, है ना। ये कौन से सब फेज में ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे इनको, या न्यू डीएनए, चलो न्यू डीएनए बोल देते हैं। ये न्यू डीएनए है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे मदर से बट कुछ ना कुछ नई वेरिएशन। तो ये जो न्यू डीएनए के साथ आपका गैमेट आ रहा है ये क्या शो करेगा, ऑफ कोर्स वेरिएशन शो करेगा, ठीक है। प्लस इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब तो होगा ही होगा। तो ये क्या है, वेरिएट न्यू डीएनए के साथ आ रहा है। और इस चीज की श्योरिटी देखो, नेचर जो है ना, नेचर क्या चाहती है, नेचर कहते हैं ना परिवर्तन ही दुनिया का नियम है या आखिरी सच है, ठीक है। तो नेचर हमेशा चेंज चाहती है, नेचर हमेशा चेंज चाहती है। तो इस चीज की श्योरिटी होने के लिए जब गैमेट बन रहे थे कि भाई पता नहीं वहां पे हो ना वहां पे चेंजेस आए आए ना आए, बट एटलीस्ट यहाँ से ही करके चलो चेंजेस, ठीक है। कहाँ से, जब जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन यानी कि जो स्टार्टिंग है, अगर कोई मतलब बच्चा बनना है तो ऑफकोर्स उसके लिए पहले गैमेट होने चाहिए। तो गैमेट में ही वेरिएशन क्रिएट कर दो ताकि जो बच्चा है उसमें भर के क्या है वेरिएशंस देखने को मिल सकें, ठीक है। तो ये चीज होती है ना। तो जनरेशन वेयर एज एनवायरमेंटल वेरिएशंस आर टेम्पररी एंड डू नॉट। तो ये जो वेरिएशन अब डीएनए में आई थ्रू मियोसिस, है ना, मियोसिस वन की वजह से जो वेरिएशन आई ये परमानेंट वेरिएशन होती है, ठीक है। ये वेरिएशन कैसे हो गई बेटा, दिस वेरिएशन इज परमानेंट, परमानेंट वेरिएशन है ये, ठीक है। ये वेरिएशन परमानेंट है तो ऑफ कोर्स अब जो ये बच्चा है, इसको मैं बोल रही हूँ जाइगोट बोल देते हैं, ठीक है। ये जाइगोट पे जो अब डीएनए आएगा नया, ठीक है, ये अब पास ऑन कर सकता है, ठीक है। डीएनए में अगर कोई कहते हैं ना, डीएनए में अगर कोई प्रोग्राम, नया प्रोग्राम सेट हो गया तो वो आगे भी इनहेरिट होगा। इसीलिए बोल रहे वो कि हेरिडिटरी जो वेरिएशंस आती हैं ये क्या है, ये आपकी हेरिडिटरी वेरिएशंस है, हेरिडिटरी वेरिएशन। तो जो हेरिडिटरी वेरिएशन होती हैं वो आगे भी ट्रेवल करती रहेंगी फैमिली में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अचानक से किसी का सिक्स्थ फिंगर आ जाती है, सिक्स्थ फिंगर आ जाती है तो क्या होगा, वो आगे भी अब आती रहेगी, ठीक है। या अचानक से किसी का आइरिस का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है तो वो आगे इनहेरिट होगी अब, ठीक है। तो जनरेशन वेयर इज एनवायरमेंटल वेरिएशन। अब एनवायरमेंटल वेरिएशन और क्या कहते हैं, टेम्पररी, ठीक है। मान लीजिए कि क्या
आजकल बहुत ऐसा देखा गया कि पहले तो क्या होता था कि लोग पहाड़ों पे रहते थे, फिर वो क्या हुए, वो मतलब प्लेन्स पे आके शिफ्ट हुए। तो जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग थे उस टाइम पे उनका मतलब फिजियोलॉजिकली या फिर एनवायरनमेंट की वजह से जो एक टेम्परेचर को झेलने की ताकत थी, या फिर जो भी उनका खाना पीना था, वो सब कुछ वेरी डिफरेंट था ना। ठीक है, तो ये वेरिएट, लेकिन जब अब वो प्लेन पे आके शिफ्ट हो गए, है ना, कहते हैं ना कि हमारे टाइम पे दादा दादी बात करते रहते हैं कि हमारे टाइम पे तो हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, तो दैट इज एनवायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है, वो टेम्पररी होता है, वो बॉडी टू बॉडी, भाई बॉडी जिस एनवायरमेंट में रहेगी, जिस तरीके की सराउंडिंग में रहेगी, या जिस तरीके की हैबिट होगी, बॉडी कुछ मतलब परसीव भी करेगी ना अपने सेंसेस से, और परसीव करके उसको अपने सर्वाइवल के लिए यूज करेगी, बट वो उसके सर्वाइवल के लिए है। ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए वो क्या कहते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करना कोई सेंस की बात नहीं। तो देखो कितनी यहाँ पे इंटेलिजेंट है नेचर की, वो एनवायरमेंटल वेरिएशन को फॉरवर्ड नहीं होने देती, क्योंकि हो सकता है कि भाई जो आने वाली प्रोजेनी है वो दूसरे एनवायरमेंट में पैदा हो। ठीक है, तो वो जो दूसरे एनवायरमेंट में रहेगी तो उसको अपनी चीज़ें क्या करनी होगी, अपने अकॉर्डिंग, अपने सर्वाइवल के लिए अपनी हैबिट हो गई, खाने की डाइट हो गई, अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइज हो गया, अपना जो भी चीज़ है उसको वो अपने अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एंड डू नॉट रिलेट विद द लास्ट और नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो एनवायरमेंटल वेरिएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड, इसको क्या बोलते हैं, AQUIRED, एक्वायर्ड वेरिएशन। ठीक है, ये जो एक्वायर्ड वेरिएशन है ये किसी के भी सराउंडिंग की वजह से होती है, ये एक्वायर्ड वेरिएशंस। ठीक है, क्या नहीं होती बेटा, ये इनहेरिट नहीं होती हैं, इनहेरिटेड नहीं होती हैं। ठीक है, क्रॉस लगा रही है, नहीं आगे नहीं जाएंगी प्रोजेनी में। ठीक है, क्या कौन सी जाएंगी, हेरिडिटरी वेरिएशन जाएंगी। ठीक है, एक्वायर्ड वेरिएशन यानी किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की होती है। इन हेरिडिटरी वेरिएशन क्या होती, ये फैमिलीज में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वही अभी आपको समझा रहा है कि कौन कौन सी वेरिएशन होती है। सबसे पहले आती है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशंस क्या होती है, इन्फ्लुएंस सोमैटिक और बॉडी सेल्स। सोमैटिक कभी भी टर्म आए सोमैटिक, है ना, अभी तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा सोमैटिक, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं तुम्हारा सेक्सुअल। ठीक है, तो सोमैटिक से मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कि एसेक्सुअल हो। ठीक है, जिससे जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं हो। तो रिप्रोडक्शन से मेरा हार्ट के लेने के देने को नहीं है, ना फिर लंग्स का है, ना ही काम मेरे ब्रेन का है, ना ही मेरे क्या कहते हैं किसी भी मस्कुलर टिश्यू का है, किसी भी नर्वस टिश्यू का है, किसी का भी टिश्यू का काम मेरा क्या नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पार्टिसिपेट करने का नहीं है। तो वो जितनी भी सेल्स हैं, चाहे मेरी WBCs है, चाहे मेरी RBCs हैं, चाहे मेरी नर्व सेल्स हैं, ठीक है, चाहे मेरा क्या कहते हैं मस्कुलर बोन सेल्स है, ठीक है, और मसल सेल्स है, वो सारी कैसी हैं, सारी क्या है, सोमैटिक सेल्स है। और उन सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन आना क्या कहलाता है, सोमैटिक वेरिएशन कहलाता है। और ये क्यों आएगा, अब पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस सोमैटिक और बॉडी सेल्स, जो भी बॉडी सेल्स हैं उनके, सोमैटिक को बॉडी भी बोल सकते हैं, इसलिए पूरी एसेक्सुअल तुम्हारी बॉडी जो हो गई क्या है सोमैटिक। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है। अब लेकिन सबके जो अब देखोगे, ठीक है, तुम्हारे भाई बहन है या तुम है, ठीक है, तुम लोग अपने में कंपेयर करो तो तुम ये देख सकोगे कि जो भी क्या कहते हैं ए सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा खाने का क्या मन करता है, तुम क्या पहनना चाहते हो, तुम क्या क्या कहते हैं, वो चीज़ तो अलग बात है। ठीक है, बट तुम्हारा क्या कहते हैं जो स्किन टोन हो गया, आई का कलर हो गया, तुम्हारे फेशियल फीचर्स हो गए, तुम्हारे क्या कहते हैं हाथ पैर की लंबाई हो गई, रेशो हो गया, ठीक है, हाइट, तुम सब में वेरिएबल है ना। हालांकि तुम अपने पेरेंट्स से ही एक ही पेरेंट से आए हुए सिबलिंग्स हो, बट क्या है तुम सब में कुछ ना कुछ लिटिल अ लॉट डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्या है, यही चीज़ सोमैटिक वेरिएशन कहलाती है। अपीयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये कब में दिखाई देती है, लाइफ टाइम। और ये चीज़ केवल तुम्हारे सिबलिंग्स में नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से भी है। हम जब भी बात करेंगे तो पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में वेरिएशन की बात करेंगे, तो वेरिएशन तुम्हें किस में देखने को मिलती है कि तुम अपने पेरेंट्स से कितने फिजिकली क्या कहते हैं डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर्म ड्यू टू दीज 3 रीजन, 3 रीजन्स के वजह से होता है। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, वही अभी जो हमने बोला कि मतलब
जो पहले के कंडीशन से आपके अब जैसे कि अब ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो अब जो होंगे धीरे धीरे लंग्स इस तरीके से इवॉल्व होंगे कि उनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। बट पहले के लोग जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे क्या कहते हैं एनवायरमेंट में रहते थे, उनके लिए उतना ज़्यादा फंक्शन करना लंग का जरूरी नहीं था। नॉर्मल भी हवा आ रही है, वो बहुत अच्छा सेचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का जिसमें, तो वो इजीली वर्क कर पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो क्या हों कि आगे जाके हमें यूज में आए, तो वो भी क्या होंगे, वेरिएशंस में आएंगे बेटा, सोमैटिक वेरिएशंस में, है ना। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जिनको जैसे कि अभी हमने पैरासाइट्स वगैरह को अगर तुम देखो, तो पैरासाइट्स में क्या होता है कि पैरासाइट का काम होता है कि होस्ट से न्यूट्रिशन खींचने का काम होता है। तो होस्ट से उसे न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो जो होस्ट के पास न्यूट्रिशन है वो पचा पचाया होता है, ऑलरेडी डाइजेस्टिव होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव फॉर्म में ही उसे सब कुछ मिल रहा है, तो उसको क्या जरूरत है अपने खुद के इंटेस्टाइन या खुद के स्टमक की। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को जब इवॉल्व करते हैं क्या कहते हैं किसी भी होस्ट के अंदर, तो वो पैरासाइट अपने ऑर्गन्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं तुमने अपेंडिक्स तो बहुत बार सुना है ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स फट गया, है ना। तो अपेंडिक्स की बात कही है, अपेंडिक्स हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या मतलब हुआ कि अब ये हमारी बॉडी यूज नहीं करती है। वही हम अगर एंसेस्टर्स की बात करें, तो अपेंडिक्स उनके में बहुत वर्कफुल, बहुत मतलब जरूरी क्या था, ऑर्गन था। क्यों जरूरी था, क्योंकि भाई उस टाइम पे सब क्या खाते थे, रॉ फ्लैश खाते थे, या मतलब फ्रूट्स वगैरह भी उस टाइम पे इससे बहुत ज़्यादा हाईली रिच इन फाइबर वगैरह हुआ करते थे। तो इस तरीके के खाने को जो कि पका हुआ नहीं होता था, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा क्या कहते थे, मतलब ऑर्गन की रिक्वायरमेंट थी जो क्या करे उस चीज़ को और अच्छा डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो उसके टाइम पे क्या होता था, अपेंडिक्स का रिक्वायर्ड था, या अपेंडिक्स उस टाइम तक फंक्शनल था। पर बहुत अब मतलब कई हजारों साल बाद जब इवॉल्व हो गए ह्यूमंस, तो क्या देखने को मिला कि ये अपेंडिक्स अभी भी प्रेजेंट है, पर ये अब उतना काम नहीं करता या बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसीलिए क्या होता है कि जो लोग अभी ज़्यादातर रॉ बीफ मीट वगैरह खाते हैं, उनके में ये शिकायत आ जाती है, या ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन होता है। अब देखो तुम ये चीज़ भी नोटिस करोगे कि धीरे धीरे जो है ना, ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है किस चीज़ के लिए, वेजिटेरियन डाइट के टुवर्ड्स इवॉल्व हो रहा है। जब आप देखोगे तो ज़्यादातर बीमारियां क्या होती हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। ठीक है, या फिर उनके वजह से क्या होती है, एक्सीडेंटली स्पाइक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि अब बॉडी जो है अब उस मतलब लाइक मीट या फिर उस चीज़ की मतलब ऑफकोर्स मीट, ठीक है, इतनी प्रोटीनियस डाइट की रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं है। दैट्स वाई क्या होता है कि मतलब इस तरीके के वेरिएशन आपको दिखने लगते हैं ना। तो ये तो अभी हमने डाइट की बात करी। ठीक है, तो सोचो ऑर्गेनिक डेवलप था, अब सीधे सोचो ये ऑर्गन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, और खत्म क्या मतलब, अब है प्रेजेंट तो है बट फंक्शन नहीं कर पाता, और आगे और जनरेशन जब आएंगी तो हो सकता है कि अपेंडिक्स गायब हो जाए। ठीक है, अपेंडिक्स स्टार्ट भी ना, है ना, कभी ऐसी न्यूज़ आएगी कि भाई ये बच्चा पैदा हुआ और इसमें अपेंडिक्स नहीं दिखने वाला। तो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट्स इज लाइक कि मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप कुछ इस तरीके के करेक्टर्स या इस तरीके की वेरिएशंस जानबूझ कर ला रहे। कॉन्शियसनेस इज जानबूझ कर। ठीक है, मतलब आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके की वेरिएशंस भी ज़्यादातर कैसी होती हैं, कॉन्शियसनेस। जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि जैसे पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, बहुत सारी रील्स वगैरह तुम लोग ने भी देखी होगी कि जो पुराने टाइम की वुमेन्स थी, उनके लाइक बॉडी स्ट्रक्चर को एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज परफेक्ट बॉडी शेप प्रोवाइड करने के लिए वेस्ट आती थी। ठीक है, उन लेडीज को बचपन से ही वेस्ट पहनाया जाता था कि एक पर्टिकुलर शेप बॉडी की गेन हो सके। तो ये कॉन्शियस एफर्ट है। तो आने वाली प्रोजेनी में भी ये वेरिएशन देखने को मिली। ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर जो बॉडी शेप है वो वहाँ के जो क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, जो ब्रीडिंग लाइन है, जो ब्रीड है वहाँ की, है ना, बाहर देश की, जो इस तरीके के फॉर्मेट को अपनाया करती थी, उसमें देखने गया कि ये आगे अब क्या होती है, फॉरवर्ड भी होती रहती है। ठीक है, तो ये मतलब किस तरीके के वेरिएशन है बेटा, सोमेटिक वेरिएशन है। कुछ आपको
नेचर की वजह से झेलने पड़ सकते हैं, एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या हो सकता है, सोमेटिक वेरिएशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज आपका दूसरा क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट के अलावा और क्या देखने को मिला कि यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, के हम कोई ऑर्गन को कितना ज़्यादा यूज करते हैं या उसका अब काम है भी कि नहीं है वो भी। पर इन सब वेरिएशंस में टाइम लगता है, इन सब वेरिएशन में ऐसा नहीं है कि ये आगे फॉरवर्ड होंगी तो मतलब क्या होगा इसको वो आगे फॉरवर्ड करना भी है कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कॉन्शियस एफर्ट्स जो ऐसे हैं ना, ये इस तरीके की वेरिएशंस हैं जो नहीं पास ऑन होंगी, इनहेरिटेड। ठीक है, ये इनहेरिट नहीं होंगी बेटा, ये इनहेरिट होगी। ठीक है, ठीक है। और इसका बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है इनहेरिट होने के। ठीक है, तो कौन सी इनहेरिट होगी कौन सी नहीं होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जर्मिनल वेरिएशन पे। जर्मिनल वेरिएशन क्या होती है? जर्मिनल वेरिएशन ऑफ कोर्स जर्म सेल्स की बात कर रहा है, जर्म्स यानी गैमेट्स की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, ठीक। तो गैमेट्स से क्या क्या वेरिएशन आती है? इनहेरिटेबल वेरिएशन फॉर्म्ड मोस्टली इन जर्मिनल टाइप सेल्स, यानी कि आपके किस में बन सकता है? एग और स्पर्म में, ठीक है, या मेल गैमेट में। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूस वेरिएशन। ऑफ कोर्स जब यही जा रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने, नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आपका एग और स्पर्म। ये वाली जो सोमेटिक वेरिएशन है या सोमेटिक सेल्स है ये तो नहीं पार्टिसिपेट करती, तो जो जा रही है वो ऑफ कोर्स क्या लाएगी? वेरिएशन लेकर ही आएगी। तो कंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलती है इससे। ठीक है, और है ना, तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ एक पर्टिकुलर फैमिली ट्रीट है जो पूरी फैमिली में रन करता ही करता है ना, कि चाहे आपके मतलब हेयर लाइन है या फिर फेशियल शेप है, ये एक पर्टिकुलर फैमिली में रन करता है क्योंकि वो क्या है? कंटिन्यूस वेरिएशन है, वो जर्मिनल सेल्स की वजह से आ रही है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी, वेरिएशन की बात कर रहे हैं ना, मैंने तो ये इनहेरिटेंस की बात समझा दी आपको। कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब जो एग और स्पर्म से, तो जो मैंने अभी तुमको समझाया था कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। जब गैमेट फॉर्म हो रहे तो मियोसिस फर्स्ट के फेज में आने के बाद क्या करते हैं? वो रिकम्बाइन करते हैं, अपने डीएनए को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हैं। थोड़ा सा तोड़ने मरोड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो डीएनए आता है हर बार नया निकलता है। ठीक है, हर बार जो ये एग आएगा, ये हर बार एग, सोचो, है ना, अभी हमने क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ह्यूमन के कि एग तो एक बार बन जाते हैं किसी भी फीमेल में, बट जब मियोसिस 1 आएगा, हमने ये भी देखा कि मियोसिस 1 में क्या हो गया होगा? वो ट्रैप हो जाता है ना। वो क्यों ट्रैप हो रहा है? वो इस चीज के लिए ट्रैप हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन के लिए। उसमें टाइम लगा रहा है वो कि भाई सबसे ज्यादा न्यूक्लियस या सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कौन लेके जाएगा? यही एग लेके जाएगा। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको अच्छे से बदल देना चाहिए, इसको अच्छे से चेंज कर देना चाहिए। तो रिकॉम्बिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इसका पूरा मतलब जो टाइम इसमें जितना लग सकता था, इसीलिए ये क्या होता है? अरेस्ट भी हो जाता है 10-15 साल तक। ठीक है, तो कितना बड़ा प्रोसेस है ना। इवोल्यूशन बहुत छोटा सा प्रोसेस नहीं, अभी आगे के चैप्टर्स में हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन बहुत छोटा सा नहीं है, उसे टाइम टेकिंग होता है ना। तो इस वजह से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कुछ ऐसी वेरिएशन जो एकदम से अचानक से आ जाए। मतलब कुछ वेरिएशन ऐसी होती है जो धीरे धीरे आती है ना। कि मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें मतलब हाइट्स देखते हैं। ठीक है, हाइट की बात करते हैं तो हाइट मान लीजिए पहले क्या हुआ करते थे? पहले छोटे थे, ठीक है, ड्वार्फ टाइप के थे। फिर उन्होंने जब क्या किया, उन्होंने जब नई जनरेशन आई तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा तो हाइट का, तो वो थोड़े से मीडियमली टॉल हुए, है ना। मतलब मान लीजिए कि एवरेज हाइट हुई। ठीक है, एवरेज हाइट हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आगे की और जनरेशन आई, 4-5 जनरेशन के बाद देखने को मिला कि अब सब लंबे होते हैं उस फैमिली में। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस क्या है? आपकी वेरिएशन दिख रही है ना, कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं ना, एकदम से अचानक से नहीं हुआ। बट कुछ फैमिलीज में क्या होता है, एकदम छोटे थे, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, पता नहीं क्या, ये भी बात करेंगे कि क्या हुआ। ठीक है,
और वो एकदम से जो उनके बच्चे आए वो क्या हुआ, अचानक एक ही जनरेशन में, विद इन 1 जनरेशन, ठीक है। इसको टाइम लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आने में टाइम लगा है, ठीक है। मतलब सोचो 10-15 जनरेशन लगी इसको इस तरीके का ट्रेट शो करने में, जबकि इसको एक ही जनरेशन में क्या हो गया, वो सडनली डॉफ से जो बच्चा था वो टॉल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके की जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस जनरेशन। इसका रीजन होता है म्यूटेशन, अचानक से क्या हो जाना, डीएनए चेंज हो जाना। अचानक से डीएनए क्यों चेंज हो रहा है, जो अभी तुम वेव्स वगैरह पढ़ोगे, हमने न्यूक्लियर वॉर के बारे में सुना है, ठीक है। न्यूक्लियर वॉर, जो न्यूक्लियर वेपन है वो इतना डेंजरस क्यों है, ये सारी चीज़ें बात करी, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंप्रेशन डीएनए पे होता है, ठीक है। तो ये जो है, ऐसी कई चीज़ें हैं नेचर में, कई तरीके की क्या कहते हैं आपकी वेव्स हैं बेटा, कई तरीके की आपके अलग अलग सोर्सेज हैं जो क्या करते हैं, सीधे डीएनए को चेंज करते हैं। और ऑफ कोर्स डीएनए क्या है, केमिकल से ही तो बना, मॉलिक्यूल्स ही तो है। तो मॉलिक्यूल्स को अगर एक इस तरीके की चीज़ें है ना, हमने देखा मॉलिक्यूल्स क्यों चेंज होता है, मॉलिक्यूल्स हीट से भी चेंज हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपका है ना यूवी रेडिएशन, इसलिए यू कहते हैं ना ज़्यादा धूप में बहुत देर तक रहोगे तो स्किन कैंसर हो सकता है। तो वो क्यों होता है, तभी तो सनस्क्रीन रगड़ के लोग लगाते हैं न गर्मियों में, इसी वजह से स्किन कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चेंज कर दे रहा है डीएनए को, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर से, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, और प्लस क्या, क्या कहते हैं, कोई भी दूसरे केमिकल्स या फिर दूसरी क्या कहते हैं वेव्स के वजह से क्या हो सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है, या फिर साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन, ठीक है। तो साल्टेशन के भी बारे में जानेंगे कि साल्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो ये अचानक से आता है, एंड देन आफ्टर म्यूटेशन इट कैन ऑल्सो प्रोसीड इनटू अपकमिंग जनरेशन्स। ऐसा नहीं है कि ये एक बार आ गया तो मतलब लाइक कि ये टॉल हो गया तो अब फिर से डॉर्फ होंगे, नहीं, इसके बाद अब सब टॉल ही होंगे, इसके बाद अब सब टॉल होंगे जनरेशन्स, ठीक है। यानी कि ये म्यूटेशन पुट फॉरवर्ड भी होता रहता है अनटिल एंड अनलेस वो मॉलिक्यूल कैसा, वो ट्रेड कैसा है, उसके लिए जीन्स कैसे हैं, वो किस तरीके के प्रोटीन्स बनाते हैं, ये सारी बातें बहुत हर ट्रेड के लिए अलग अलग है, ठीक है। बट बेसिक यही है, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेरिएशन देख ली, सबसे पहले आप किस चीज़ में डिवाइड करोगे टाइप ऑफ वेरिएशंस को, कि वो सोमेटिक होती है और जर्मिनल हो सकती है। सोमेटिक होती है तो वो सोमेटिक किस बेसिस पे होंगी, और जर्मिनल है तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है।